नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 के लिए हम लोगों ने ग्रामीण परिवेश के मॉक प्रैक्टिस टेस्ट की शुरुआत की थी। पहला वीडियो 2 दिन पहले अपलोड हो चुका है। आज हम लोग इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसमें ग्रामीण परिवेश, जिसमें ग्रामीण समाज एवं ग्रामीण विकास से संबंधित जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे पूरी व्याख्या के साथ। उसके बारे में जो है सारे तथ्यों को जानेंगे। तो आज ये सेकंड पार्ट की हम शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं तो आप हमारे वीडियो कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी सेगमेंट्स के वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। यदि आप चाहें तो आप हमारी केवल टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर डिक्टो पूरा बनाया गया है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। इसमें आपको जो है ऐप पर टेस्ट सीरीज सॉल्व करने की ऑनलाइन सुविधा मिलती है। साथ में ही आपको पीडीएफ में पूरा सॉल्व, जिसमें व्याख्यात्मक हल भी जो है प्रश्नों का होगा, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9506742546 पर संपर्क कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप हमारी इससे जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम अपने मॉक टेस्ट से। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। ग्राम शब्द, ग्राम का अर्थ गांव होता है, आप सभी लोग जानते हैं। इसका सबसे पहला उल्लेख कहाँ पर किया गया है? तो चारों ऑप्शंस को आप ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के द्वारा, या किसी वैदिक साहित्य में, या उत्तर वैदिक काल में जो है इसका प्रयोग हुआ है, या बौद्ध साहित्य के द्वारा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? इसका सही उत्तर होगा वैदिक साहित्य में सबसे पहले ग्राम शब्द का प्रयोग मिलता है। और यहाँ के लोग, यानी ग्राम जो इकाई थी उस समय, सामाजिक इकाई, यहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि एवं पशुपालन जैसे कार्यों में संलग्न होते थे। अगला प्रश्न देखेंगे हम। शतपथ ब्राह्मण, जो कि एक ब्राह्मण ग्रंथ है, निम्नलिखित में से किस प्रथा का उल्लेख उसमें किया गया है? 4 प्रथाएं आपके दी हुई हैं। बेगारी प्रथा, जजमानी प्रथा, महाजनी प्रथा और डावरिया प्रथा। तो इनमें से कौन सी प्रथा का उल्लेख जो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? इसका सही उत्तर होगा महाजनी प्रथा। महाजनी प्रथा आप जानते हैं एक ऋण देने की प्रथा है, जिसमें महाजन लोग ऋण देकर ऊंची ब्याज दरों पर लोगों को फंसा लेते थे, गरीब लोगों को, खासकर किसानों को, और इस तरह से वो ऋण के मकड़जाल में फंस जाते थे कि वो पूरी जीवन भर केवल ब्याज चुकाते रहते थे। फिर उनको अपनी ज़मीन तक गिरवी रखनी पड़ती थी, लेकिन वो कभी भी ऋण नहीं चुका पाते थे। तो ये जो महाजनी प्रथा है, इसका सबसे पहले उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में किया गया है। और शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के लेखक कौन है? ऋषि याज्ञवल्क्य थे। और ये जो है शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न लेंगे। 2011 का जो सेंसस है, जनगणना है, उसके अनुसार भारत में गांवों की या ग्रामों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? तो सारे ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए। 2011 की जनगणना के अनुसार आपको बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की कुल संख्या 6,40,930 थी। भारत एक ग्राम प्रधान देश है। 2011 की जनगणना के अनुसार 6,40,930 इसमें गांव हैं। 2011 की जनगणना से और भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि जो ग्रामीण भारत की आबादी है वो कितनी है? तो 83.37 करोड़ भारत में ग्रामीण आबादी है। और अगर कुल देश की जनसंख्या में इसका परसेंटेज देखा जाए तो ये 68.9% है, जिसको हम लोग मोटे तौर पर 69% भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित फसलों में से पूसा रसराज किस फसल की उन्नत किस्म है? रसराज जुड़ा हुआ है, यानी आप इससे जो है ये खरबूजा, तरबूजा, टमाटर, किसी का भी अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर आपको बताना है कि पूसा रसराज किस फसल की उन्नत किस्म है। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। खरबूजे की एक उन्नत किस्म या एक इम्प्रूव्ड वैरायटी है। इसकी खासियत क्या है? इसके फल जो है अंडाकार होते हैं, छिलका पतला, हल्के हरे रंग का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम।
20 सूत्री कार्यक्रम, जो एक समय का सबसे पॉपुलर कार्यक्रम था और इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इसको नए रूप में कब से लागू किया गया है? तो नए रूप में कब से लागू हुआ है ये आपको बताना है, चारों ऑप्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना है। तो नए रूप में ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 2007 से। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अब इसके बारे में थोड़ी सी विशेषताएं जान लीजिए। 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी। ये प्रश्न भी आपसे बहुत संभावित है, पूछा जा सकता है। इसमें 20 सूत्री कार्यक्रम में 20 सूत्र होते हैं, जिसमें गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बहुत सारे होते हैं। और 20 सूत्र यानी कुल 20 जो है सूत्रों पर इस पर आधारित कार्यक्रम होता है। इसको कई बार रिस्ट्रक्चरिंग की गई इसकी, 1982 में, 1986 में, 2006 में। तो अंतिम जो इसकी पुनर्संरचना की गई वो 2006 में की गई। तो जो वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम है वो 2006 वाला रीस्ट्रक्चरिंग वाला है, और जिसको एक्चुअल में लागू किया गया 1 अप्रैल 2007 से। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जो है पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना और सुशिक्षित एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना था। अगला प्रश्न लेंगे। वर्ष 1920 में ग्राम विकास के रूप में श्री निकेतन योजना का प्रारंभ किसने किया? ग्राम विकास कार्यक्रम के रूप में श्री निकेतन योजना, तो एक पुरानी योजना है, स्वतंत्रता से पहले की योजना है। और इसकी जो शुरुआत की थी किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इन्होंने 1920 में जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने समाजशास्त्री LM हर्ष के सहयोग से श्री निकेतन योजना की शुरुआत की थी। ये योजना 8 गांव में शुरू की गई थी, लेकिन ये जो है ग्रामीण विकास को समग्र रूप से लेके नहीं चलती थी। ये योजना व्यक्ति केंद्रित थी, एक कुछ खास व्यक्तियों पर या खास वर्ग के व्यक्तियों पर केंद्रित थी, जिसके कारण ये बहुत सक्सेसफुल होकर बहुत दिनों तक नहीं चल सकी। यानी ये जो प्रायोगिक स्तर पर ही ये चल पाई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न। सर डेनियल हैमिल्टन ने सहकारिता के आधार पर आदर्श ग्राम योजना को कब और कहाँ शुरू किया? ये आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत जो है कब और कहाँ की गई? तो ये भी पुरानी योजना है, स्वतंत्रता के पूर्व, और ग्रामीण विकास की ही योजना है। कब शुरू की गई? 1903 में मद्रास में इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। इस योजना के तहत बेरोजगार युवकों को प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया जाता था, और ये एक ग्रामीण विकास से संबंधित योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई किससे प्राप्त करते हैं? हम कपास से। तो कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय कौन सा है? तो निश्चित रूप से इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा सी, अप्रैल का पहला पखवाड़ा जो होता है। पखवाड़ा का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक महीने के 15 दिन। 2 पक्ष होते हैं, तो पहला जो पक्ष होता है, पहले 15 दिन होते हैं अप्रैल के, उसमें जो है बुआई की जाती है। और इसके बारे में जानते हैं। कपास क्या है? एक नकदी फसल है, कैश क्रॉप है, और बॉटनिकल या वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये मालवेसी कुल का एक मेंबर है, मालवेसी कुल का पौधा है। संसार में इसकी 2 तरह की किस्में पाई जाती हैं, एक तो देसी किस्म होती है और दूसरी को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है, जिससे रुई तैयार की जाती है। इसको सफ़ेद सोना भी कहते हैं। इस तरह की उपमाएं पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। तो इस नकदी फसल को, कपास को सफ़ेद सोना या वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, और इसको उगाने के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, जो गुजरात और महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। उत्तर प्रदेश के विशाल मैदान में जलोढ़ एवं काप मिट्टी का विस्तार ललितपुर, झांसी व आगरा के कुछ क्षेत्रों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्राप्त करने वाली अवलोकन विधि को निम्नलिखित वैज्ञानिक विधि की कौन सी विधि कहा जाता है? तो ये जो है ग्रामीण शोध प्रणालियों से संबंधित प्रश्न है। तो सूचना प्राप्त करने की जो अवलोकन विधि है वो किस तरह की विधि है, ये आपको बताना है। ये एक शास्त्रीय विधि या क्लासिकल विधि है। यानी कि ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो गया।
अवलोकन जो है सूचना प्राप्त करने की प्राचीन विधि है। इस वैज्ञानिक विधि को शास्त्रीय विधि भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक विज्ञान में भी संकलन एवं ज्ञान संग्रह की मौलिक विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति का प्रमुख गुण कौन सा है? सामाजिक सर्वेक्षण यानी सोशल सर्वे मेथोडोलॉजी का प्रमुख गुण इसमें से कौन सा है? तो सबसे सही उत्तर, सटीक उत्तर क्या है इसमें? सी ऑप्शन। वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए पद सर्वे में, वैज्ञानिक परिदृश्य से होना चाहिए और गुणात्मक सूचनाएं होनी चाहिए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन प्राप्त होनी चाहिए। तो सामाजिक सर्वेक्षण के प्रमुख गुणों में परिमाणात्मक सूचनाएं, गुणात्मक योजनाएं, वैज्ञानिक परिशुद्धता, वस्तुनिष्ठता, उपकल्पना का निर्माण, परीक्षण करना इत्यादि पाया जाता है। अगला प्रश्न, विकास खंड जिसको हम ब्लॉक कहते हैं, तो ब्लॉक लेवल या विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन सा इनमें से होता है? तो ये सारे अधिकारी दिए हुए हैं जो ग्रामीण स्तर पर और ब्लॉक लेवल पर तैनात होते हैं। इनमें से कौन सा अधिकारी जो है विकास खंड के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? खंड विकास अधिकारी, जिसको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या बीडीओ के नाम से जानते हैं। और एक विकास खंड के जितने भी ग्राम होते हैं उसकी विकास की जिम्मेदारी इस पर निर्भर होती है। अगला प्रश्न, अमीन नामक कर्मचारी जो है ग्रामीण व्यवस्था में किस कार्य को करता है? चारों ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर देना है। तो जिस प्रकार से लेखपाल या पटवारी का जो है एक प्रमुख कार्य होता है, उसी तरह से अमीन भी महत्वपूर्ण होता है। अमीन का मुख्य कार्य क्या होता है? भू राजस्व या रेवेन्यू की वसूली करना जो है, इसी के लिए जो है इसकी नियुक्ति की जाती है, ये इसका प्रमुख कार्य है। अगला प्रश्न, कृषि वर्ष या फसली वर्ष कब से कब तक होता है? तो जिस तरह से फाइनेंशियल ईयर होते हैं, बाकी और भी कई तरह के ईयर होते हैं, उसी तरह से कृषि वर्ष या फसली वर्ष कैलेंडर ईयर से ये अलग होता है। तो कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष कहते हैं। और आपने खसरा खतौनी में देखा होगा, ऊपर लिखा होता है कृषि वर्ष जो है फसली वर्ष, तो वो जो है सामान्य जो है कैलेंडर वर्ष या फाइनेंशियल ईयर से अलग चलता है। तो ये कब से कब तक होता है ये आपको बताना है। इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई को, ख़त्म होता है 30 जून को। और कृषि वर्ष को ही फसली वर्ष भी कहते हैं। अगला प्रश्न, 1992 में प्रायोजित स्तर पर स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की थी? 4 जो है बैंकिंग संस्थाएं दी हुई हैं। तो ये प्रायोजित स्तर पर स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के द्वारा की गई थी, जो स्वयं सहायता समूह बैंक से जोड़ता था। इसकी सफलता को देखते हुए इसकी स्थिति को बनाए रखने हेतु वित्तीय समावेशन को आवश्यक बताया गया था। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, जल्दबाजी मत कीजिएगा, पूरा पढ़ के सही से उत्तर दीजिएगा। निम्नलिखित में से जनजातीय समाज की मुख्य आर्थिक क्रिया हेतु कौन से कथन सत्य हैं? तो 4 कथन आपके सामने दिए हुए हैं और नीचे कूट दिए हुए हैं, कोड दिए हुए हैं। इन कोड में से इसको सही उत्तर को आपको चुनना है। तो देखते हैं, जनजातीय समाज की मुख्य आर्थिक क्रियाकलाप के लिए कौन से कथन सत्य हैं? समाज का आकार बड़ा करना, ये जो है संगत नहीं है। व्यक्ति के द्वारा संपत्ति इकट्ठा करना, ये भी संगत नहीं है। प्रकृति एवं जंगली अन्न पर निर्भरता, बिल्कुल सही ऑप्शन है। शिकार एवं भोजा इकट्ठा करना, ये भी सही ऑप्शन है। तो इस तरह से बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। 1 और 2 कथन यहाँ पर सही है। और इसके अलावा इनके पास यानी जनजातीय समाज के पास कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती, अतः यह समाज औद्योगिक समाज की तुलना में सरल होता है। अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश से है और जनगणना से। इसमें आपको बताना है कि चारों जो है ऑप्शन में से घटते हुए क्रम में उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या का क्रम कौन सा है। तो इसमें एक चीज़ निश्चित रूप से आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, इलाहाबाद जो है सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब इसका नाम प्रयागराज किया जा चुका है। तो इलाहाबाद के बाद जो है कौन सा जिला आएगा? अगर आपको ये पता होगा तो आप सही उत्तर बता सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद,
आजमगढ़ और लखनऊ। सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कृषक एवं औद्योगिक समाज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, यानी इसमें से 3 कथन सही है, चौथा कोई कथन है जो गलत है, वो आपको बताना है। तो कृषक या औद्योगिक समाज जो ग्रामीण समाज होता है, इसमें सादगीपूर्ण जीवन व एकता की भावना होती है, बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। परिवार की भूमिका होती है क्योंकि संयुक्त परिवार होते हैं और उनमें श्रम विभाजन होता है, सभी कामों को मिलजुल कर करते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण, तो किसी प्रकार का अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण वहाँ नहीं पाया जाता है। संयुक्त परिवार होते हैं, जटिल सामाजिक संरचना होती है, ये भी सही है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न, इसका पहले व्याख्या देख लेते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण औद्योगिक समाज के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि औद्योगिक समाज में औपचारिक सामाजिक नियंत्रण पाया जाता है तथा कृषक समाज की सामाजिक एवं आर्थिक संरचना में सादगीपूर्ण जीवन होता है, परिवार की भूमिका होती है, एकता की भावना पाई जाती है, यहाँ के लोग स्वतंत्र होते हैं। यहाँ परिवार के सभी सदस्यों पर अपेक्षाकृत कम नियंत्रण पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की जो एनुअल पॉलिसी थी, वार्षिक नीति 2005-6, उसमें एक शब्द का प्रयोग किया गया था, वित्तीय समावेशन, जो आज की डेट में बहुत ज़्यादा चर्चित है। तो ये वित्तीय समावेशन शब्द किस डिप्टी गवर्नर के द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया था? चारों ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और सही उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्री लीलाधर डिप्टी गवर्नर थे, उनके द्वारा वित्तीय समावेशन का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। डिप्टी गवर्नर श्री लीलाधर के अनुसार वित्तीय समावेशन का क्या अर्थ है? समाज के वंचित और कम आय वर्ग के लोगों को ऐसी लागत पर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना जो उन पर भार ना बन सके, और इसी को आधार बनाते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ते हैं, तहसील दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तहसील दिवस पर जो है तहसील के सभी अधिकारी जो है आम लोगों की शिकायतें सुनते हैं, उनका निस्तारण करते हैं, और इसकी मॉनिटरिंग जो है हायर लेवल तक होती है, शासन स्तर तक भी होती है। तो अभी पिछले साल ही इसका दिवस बदला गया है, इसीलिए ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, आप सोच समझकर उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महीने के पहले और तीसरे शनिवार को इसका आयोजन किया जाता था। पहले ये मंगलवार को आयोजित होता था, ये चेंज हो चुका है, इसीलिए प्रश्न जो है थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है और आपसे पूछा जा सकता है। और अब इसमें एक और प्रश्न जुड़ जाता है कि थाना दिवस का आयोजन कब होता है? तो थाना दिवस का आयोजन जो है महीने के द्वितीय और चतुर्थ शनिवार को किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संस्थाओं में से किसे लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है? यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो सबसे निचला पायदान होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, उसी को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाएगा। तो आप हिंट समझ गए होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को लोकतंत्र की पाठशाला कहा जाता है, जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था, नगर निगम, इस तरह की इकाइयाँ आती हैं, और यहीं से जो है लोकतंत्र की शुरुआत भारत में होती है। स्थानीय शासन की लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। इन संस्थाओं पर यदि अत्यधिक नियंत्रण व प्रतिबंध लगाया जाए तो ये कुशलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकती। इन संस्थाओं को एक अधिकार क्षेत्र में रहकर पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। कलेक्टर जो वर्तमान में भी पद विद्यमान है, आज में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिलाधिकारी के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है। तो ये पद जो है ये कब सृजित हुआ था, किसने सृजित किया था, ये आपको बताना है। किस गवर्नर जनरल ने इसको सृजित किया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसका सृजन किया गया था। ईयर अगर पूछा जाए तो 1772 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो कलेक्टर पद की स्थापना हुई थी, सृजन हुआ था। इसका मूल काम क्या था? राजस्व की वसूली करना कंपनी के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। आगे बढ़ते हैं, भूमि सुधारों से संबंधित विषयों का उल्लेख भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में तो है, लेकिन 7वीं अनुसूची की किस सूची में है? तीनों ऑप्शन आपके सामने हैं, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या इसमें से कोई नहीं। तो जो भूमि सुधार है वो कैसा विषय है? वो राज्य सूची का विषय है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। राज्य सरकारों को
इस पर कानून बनाने का, रेगुलेशन बनाने का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब पारित हुआ था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये पारित हुआ था 1950 में। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार अधिनियम 1950 पर राष्ट्रपति द्वारा 24 जनवरी 1951 को हस्ताक्षर किए गए थे और उससे पहले जो है इसको राज्य विधायिका द्वारा प्राप्त किया गया, स्वीकृत किया गया था, पास किया गया था। इसमें मूल रूप से जो बिचौलिए थे कृषक और उनकी ज़मीनों के बीच, राज्य के बीच, उनको समाप्त किया गया था, यानी कुल मिलाकर जमींदारी उन्मूलन किया गया था, जिससे ज़मीन का स्वामित्व सीधे कृषकों को वापस मिल जाए। अगला प्रश्न, 2004 में कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना प्रारंभ की गई थी, तो वो किन वर्गों के लिए थी ये बताना है आपको। तो यहाँ सभी वर्गों के नाम दिए हैं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय या सभी के लिए। तो सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी के लिए ये जो है प्रारंभ की गई थी। ये भारत सरकार की एक योजना थी जो 2004 में प्रारंभ हुई थी और इसमें जो है ये सारे वर्ग वर्तमान में आते हैं। SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और उसके अलावा BPL परिवार भी इसमें आते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने मॉक टेस्ट नंबर 2 लेखपाल के लिए सॉल्व किया। फिर मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।